हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, छत्तीसगढ़ का जो सीजीपीएससी एग्जामिनेशन है, तो जो मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है और व्यापम की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं। और जो भी स्टूडेंट्स सहायक प्राध्यापक के लिए छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं या फिर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी डिटेल या जानकारी आपको चाहिए तो जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है वो देख लें, या तो फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं, जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है वो ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। क्या होता है, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में तो इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, ग्रामीण विकास में कुछ प्रश्न बनते भी हैं योजनाओं वगैरह को लेकर के, है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और जो व्यापम की परीक्षाएं होती है उसमें ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आपको बहुत अच्छी जानकारी है तभी इन प्रश्नों को आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का जो पोर्शन है उसको हम आज से आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही सिस्टमाइज्ड तरीके से, कहने का मतलब है कि बिल्कुल जमा कर कॉन्सेप्ट्स के साथ सारी चीजें, सारा डेटा मैं आपसे साझा करूंगा। और जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उन प्रश्नों को हल कीजिएगा, आप महसूस करेंगे कि 90% प्रश्न आपसे बन रहे हैं। जिन प्रश्नों में डाउट होगी, कोई समस्या होगी तो आप मैसेज या कॉल करके हमसे उसको डिस्कस कर लीजिए। तो ग्राम पंचायत नगरीय निकाय की जो बात होती है, तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं चीजों को संरचना से प्रारंभ करने वाला हूं, है ना भाई। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, संरचना के ऊपर, कि इसका ढांचा जो है किस तरह का है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है भाई। तो इसमें देखेंगे नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जबकि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है स्थानीय स्वशासन का, उसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करें, डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ से काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि भारत के क्षेत्र से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज के, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए थे। तो इसी क्रम में 1882 में भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन, 1882 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने क्या किया था, प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला बोर्डों का गठन किया था और इसी को स्थानीय स्वशासन के रूप में पहले कदम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम के गठन की बात की गई, नगर निगम के गठन की बात की गई थी। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन के रूप में इसको लिया गया और ये काफी कारगर सिद्ध हुआ। फिर यहाँ पर जब भारत स्वतंत्र होता है, भारत के संविधान का निर्माण होता है, तो गांधी जी की संकल्पना के अनुसार अनुच्छेद
40 भाग, भारत का जो संविधान है उसका भाग 4, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, उसमें इसको शामिल किया गया। मतलब कि संवैधानिक दर्जा प्रदान न करते हुए स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मतलब कि राज्य के नागरिक के प्रति कर्तव्य में इंक्लूड कर दिया गया। जिन राज्यों की इच्छा है कि वो स्थानीय स्वशासन लागू करें, चलाएं, वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है, जो अपनी रिपोर्ट 1958 में सबमिट करते हैं, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद जो है स्वीकार करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात इनका जो सुझाव रहता है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन का 3 कॉन्सेप्ट दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिसको हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी, उसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में देश के पहले ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। इसका गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना भाई, उन्होंने ही इसका सृजनेश किया। बलवंत राय मेहता समिति के बाद यहाँ पर 1-2 तथ्य और हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 से प्रारंभ किए गए थे और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की गई थी। ये 2 तथ्य जो मैंने कहा वो नोट डाउन कर लीजिएगा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये जो हैं स्थानीय स्वशासन के तहत ही ये प्रारंभ किए गए थे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद दूसरा जो दौर आया, तो उस समय फिर जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी जगह बीजेपी वगैरह की गवर्नमेंट आई, है ना भाई, सत्ता पक्ष बदली। तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इन्होंने अपनी सिफारिशें दी और इन्होंने अपनी सिफारिश में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रपोजल दिया, है ना। 1977 अशोक मेहता समिति। तो द्विस्तरीय में इन्होंने क्या किया, जनपद पंचायत को सिफारिश से हटा दिया, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की बस बात कही। इसके बाद अगली जो प्रमुख समिति है, तो जी.के.वी. राव 1985 में जी.वी.के. राव, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जी.वी.के. राव। एक बार व्यापक में प्रश्न यहां से ऐसा भी पूछ दिया गया है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन में लिख दिया था वी.के. राव, है ना। तो वी.के. राव जो है प्रश्न का उत्तर नहीं है, उत्तर है जी.वी.के. राव। तो 1985 में जी.वी.के. राव के नाम से जो एक स्थानीय स्वशासन के लिए समिति का गठन हुआ, तो इन्होंने जो है ग्राम पंचायत के लिए बिना जड़ के घास की संज्ञा दी। कहने का मतलब ये था कि जो ग्राम पंचायत वगैरह का गठन तो यहाँ पर हो गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश अनुसार, पर उस समय स्थानीय स्वशासन से संबंधित सर्वाधिक अधिकार जो थे वो जिले के कलेक्टर के पास थे, ठीक है। प्रशासनिक मुखिया जो है, प्रशासनिक अधिकार जिले के कलेक्टर के पास होने के कारण स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण, सशक्तिकरण नहीं हो पाया था। तो उन्होंने बिना जड़ के घास की यहाँ पर संज्ञा दी और स्थानीय स्वशासन के लिए मजबूत कानून बनाने की बात कही, ठीक है। दौर आगे बढ़ा। फिर 1989 में एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ।
इसके अलावा और भी कई समितियों का गठन होता रहा है बीच बीच में स्थानीय स्वशासन के लिए, पर इन 3-4 समितियों का के बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है कॉन्सेप्ट और परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 1989 LM सिंघवी समिति है ना भाई, तो इनका प्रमुख योगदान क्या है, इन्होंने संवैधानिक मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत को और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्लास लेने का कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा जानकारी देनी है, हम आपको उतना ही जानकारी या डेटा साझा करना पसंद करते हैं जितना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और पॉइंट टू पॉइंट ही चीजों को लेकर के चलना चाहते हैं ताकि समय भी बचे और तैयारी भी अच्छी हो और प्रश्न का उत्तर चयन करने में हम किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में न रहे। ठीक है भाई, तो ये इसका बैकग्राउंड होता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय निर्धारित की गए। 29 विषय को भी, अब कितने विषय, तो 29 विषय, वो भी एक प्रश्न हो जाता है ना। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई, तो 1/3 आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया। हालांकि वर्तमान में ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए और नगरीय निकाय में 33%, मतलब कि 1/3 है। तो यहाँ पर आरक्षण 1/2 है और नगरीय निकाय में आरक्षण 1/3 है। अभी आरक्षण के ऊपर भी हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम संरचना के ऊपर बात करेंगे कि संरचना होती कैसे है, कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के लिए इनकी योग्यताएं क्या है, इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो वर्तमान में पूर्ण रूप से हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय की जो कुल संख्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय की जो कुल संख्या है वो 166 है। नगरीय निकाय की कुल संख्या जो है वो 166 है। अब इसमें हम देखेंगे नगर पंचायत जो है 109 है, नगर पालिका 43 है 43, और नगर निगम की संख्या जो है 14 है। ठीक है भाई, तो इन तीनों को मिला दे तो नगरीय निकाय की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 166 हो जाती है। वैसे ही जिला पंचायत की बात करें तो 28 जिला पंचायत, जनपद पंचायत की बात करें तो 146 जनपद पंचायत विकास खंड, और ग्राम पंचायत की बात करें तो 10,971 ग्राम पंचायत है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत अलग होता है, गांव अलग होता है। तो गांव की जो संख्या है, ग्राम की जो संख्या है वर्तमान में 20,199 है, जबकि ग्राम पंचायत जो है 10,971 है। तो क्या होता है, जिन गांव में आबादी कम होती है तो 3-4 छोटे-छोटे गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है, जबकि प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। यहाँ पर एक नए शब्द का मैंने प्रयोग किया, ग्राम सभा, जो बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कितने हैं, है ना। इसमें आगे देखें क्या होता है, शहरीकरण के दौर में नगर पंचायत को दूसरे शब्दों में संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप से भी हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कि जहां पर शहरी सुविधाएं प्रारंभिक तौर पर उपलब्ध हो गई और थोड़ा और विकास हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, तो फिर वो नगर पालिका में परिवर्तित हो जाता है, और अत्यधिक विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से नगर की श्रेणी में आ जाता है, तब फिर उसको नगर निगम की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं वार्डों की बात करें। वार्डों की बात करें, है ना। तो नगर पंचायत, अभी देखिएगा सभी का मैं मिक्स डेटा आपको बता रहा हूं कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नगर पंचायत में जो है वार्ड की संख्या न्यूनतम 15 और अधिकतम 40, और नगर पालिका में भी वार्डों की संख्या न्यूनतम 15 अधिकतम 40 वार्ड संख्या। ध्यान दीजिएगा, आज का जो पूरा वीडियो है वो संरचना पर आधारित है। इसकी संरचना कैसी रहती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वार्ड की संख्या की बात करें तो नगर पंचायत में न्यूनतम वार्ड 15 और अधिकतम 40 हो सकते हैं।
नगर पालिका में भी न्यूनतम वार्ड 15 अधिकतम 40 हो सकते हैं, जबकि नगर निगम में न्यूनतम वार्ड 40 और अधिकतम 70 होंगे। ठीक है, अब ये भी सब अपने आप में प्रश्न होता है कि नगर निगम के न्यूनतम या अधिकतम वार्डों की संख्या के संबंध में कौन सा सही है। तो जो अभी डेटा हमने आपको बताया है ये सही है। अब इसमें हम आगे बढ़े जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की तरफ। तो जिला पंचायत में है आपका न्यूनतम 10 अधिकतम 35, जनपद पंचायत में है न्यूनतम 10 अधिकतम 25 और ग्राम पंचायत में है न्यूनतम 10 अधिकतम 20। ये वार्डों की संख्या है, ये वार्डों की संख्या है ना भाई। चलिए अब इसमें देखते हैं पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर नगर पंचायत में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और पार्षद होते हैं। ठीक है, नगर पालिका में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेम का जो साइन है वो प्रयोग कर रहे हैं। नगर पालिका में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और पार्षद होते हैं। नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर महापौर, ठीक है, यहाँ पर महापौर होता है। उसके बाद यहाँ पर नगर निगम सभापति या नगर निगम अध्यक्ष हम कह सकते हैं, सभापति होता है और पार्षद होते हैं। जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य। नगर पंचायत में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी हैं, सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये होते हैं। अब इनका निर्वाचन कैसा होता है, तो निर्वाचन में की जो प्रक्रिया है उसमें वर्ष 2019 में ही कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो वर्तमान में निर्वाचन कैसा है ये हम देख लें। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन है नगर पंचायत अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जबकि पार्षद का प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचन है। बिल्कुल ऐसा ही नगर पालिका में भी है। नगर निगम में महापौर का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है वर्तमान में, पहले प्रत्यक्ष था। सभापति का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, सभापति को ही यहाँ पर अध्यक्ष भी कहते हैं। और पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन है। यहाँ पर पहले ही ऐसी पद्धति थी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जबकि सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन। और बिल्कुल यही चीज फॉलो होती है जनपद पंचायत में। ग्राम पंचायत में सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन और पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन है वहां पर मत जो है जनता देती है, पब्लिक देती है, जबकि जहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन है वहां पर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भाग लेते हैं। अब यहां पर एक नया शब्द आ जाता है, अनुभवी सदस्य, जिसको आपने एल्डरमैन के कॉन्सेप्ट में सुना होगा पहले भी। तो नगरीय निकाय में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर अनुभवी सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो नगर पंचायत में 3 अनुभवी सदस्य, नगर पालिका में 5 अनुभवी सदस्य और नगर निगम में 6 अनुभवी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है तीनों जगह। कौन नाम निर्दिष्ट करता है? राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करता है। इनकी नियुक्ति के लिए शर्तें क्या है? तो पहली बात तो ये है कि उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम हो और पार्षद बनने की योग्यता रखता हो, और पार्षद बनने की योग्यता रखता हो और नगरीय निकाय में काम करने का अनुभव हो, तो इसको
एल्डरमैन के नाम से हम जानते हैं। तो अनुभवी व्यक्तियों का नाम निर्देश राज्य सरकार के द्वारा होती है। इनकी योग्यता पार्षद बनने की होनी चाहिए और इनको नगरीय निकाय के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रहा हो। जबकि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में ऐसे किसी भी प्रकार के अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है। इसके बाद बात होती है यहाँ पर क्या, जनता प्रतिनिधि की। तो जनता प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा सदस्य जिसको हम विधायक के रूप में जानते हैं, लोकसभा सदस्य जिनको हम सांसद के रूप में जानते हैं, और तीसरा जो है राज्यसभा सदस्य जिनको हम सांसद के रूप में जानते हैं। ये भी जो है इनकी संरचना में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर इन तीनों को हम कहां पर हटा दें, ग्राम पंचायत में हटा दें। ग्राम पंचायत में ये तीनों जो है किसी भी स्तर पर शामिल नहीं होते। बाकी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, इस सभी क्षेत्र में ये जो व्यक्ति हैं वो संरचना में शामिल होते हैं, बैठक में शामिल होते हैं। इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत देने का अधिकार यहाँ पर अनुभवी सदस्यों को भी नहीं होता है ना भाई। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, पर उनके लिए कंडीशन क्या है कि इनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। जैसे हम बात करें कि वर्तमान में जैसे कोई बिलासपुर विधायक है और यदि उनका जो मूल निवास है वो बिलासपुर शहर के अंदर ना होते हुए किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो नगरीय निकाय में वो बिलासपुर नगर निगम के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, वो जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, क्योंकि उनका जो नाम है वो ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची में है। नगरीय निकाय का सदस्य बनने के लिए शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम होना आवश्यक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है कि विधायक जो है नगर निगम का सदस्य होगा तब यदि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा आपको और उसको डिटेल समझने जानने की आवश्यकता नहीं है। एक स्टेप आगे देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की बात करें। सभी निकायों में प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो यहां पर नगर पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी होता है CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिका में भी प्रशासनिक अधिकारी होता है CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी होता है नगर निगम आयुक्त। और आगे हम देखें इधर तो जिला पंचायत में है होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव जो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों को मिला करके एक एक निकाय का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत सचिव। जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, फिर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य यदि उनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में है, और उसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। बिल्कुल वैसा ही जिला पंचायत में भी, नगर निगम में महापौर, सभापति, पार्षद और उसके बाद फिर अनुभवी व्यक्ति एल्डरमैन जिनकी संख्या अधिकतम 6 हो सकती है उस क्षेत्र, और प्रशासनिक अधिकारी में नगर निगम आयुक्त, विधायक, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य जो है वो भी होंगे यदि उनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित है ना। यहाँ पर एक सामान्य सी बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है किसके लिए, पार्षद के लिए। इन तीनों जगह पे पार्षद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है और यहाँ पर सदस्य के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, यहाँ पर पंच के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। तो सभी जगह निर्वाचन में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम आयु है, मतलब कि इनकी जो योग्यता है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। इनकी जो योग्यता है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। नगरीय निकाय में दूसरा ये है कि उनका जो नाम है वो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होनी चाहिए।
ठीक है, पार्षद बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हो। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य के लिए भी ऐसा ही है और पंच के लिए भी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष की है, पर यहाँ पर उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होने के साथ साथ एक बात और अनिवार्य है कि यदि अभ्यर्थी की जो आयु है वो 30 वर्ष से कम है तो उसका साक्षर होना आवश्यक है। 30 वर्ष से कम है तो उसका साक्षर होना आवश्यक है। 30 वर्ष से अधिक होने पर उसका साक्षर होना आवश्यक नहीं है। अब यहां पर जैसे ही चुनाव परिणाम की घोषणा होती है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणाम प्रकाशित होते हैं, फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहली बैठक बुलाते हैं। पहली बैठक में शपथ ग्रहण के साथ उप सरपंच का निर्वाचन होता है, मतलब कि जो चुने हुए पंच हैं वो अपने बीच में से उप सरपंच को चुनते हैं। सरपंच और पंच का तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य हैं वो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों को चुनते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जो पार्षद हैं वो सभापति महापौर को चुनते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। यहाँ पर जो पार्षद हैं वो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को चुनते हैं। प्रथम बैठक में मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि कोई भी व्यक्ति सरपंच और पंच दोनों का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, पर कंडीशन ये है कि चुनाव परिणाम की घोषणा होने के 7 दिन के भीतर उसको किसी एक पद को त्यागना होगा। दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकता है। इन सभी क्षेत्र में ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक वार्ड में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन नामांकन वो जितने भी वार्ड से चाहे भर सकता है, पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक से अधिक वार्डों में नामांकन पाए जाने पर बाकी सभी वार्डों के नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। जिस वार्ड का वो मूल निवासी है उसका नामांकन जीवित रखा जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही सामान्य शब्दों में सरल पद्धति से संरचना के बारे में मैंने चर्चा की है। अभी बात सिर्फ शुरू हुई है, इससे संबंधित काफी सारे प्रावधान हैं जिसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसका विस्तार से जो अध्ययन है, जो आने वाले वीडियोस हैं, उसमें मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। तो आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है, नोट्स को रीड करें और निश्चित तौर पर थोड़ा सा इसमें वर्ष 2019 में परिवर्तन हुए हैं, तो नोट्स की तुलना में इसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। मतलब कि नोट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर महापौर का प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, जो कि परिवर्तित होकर के अब अप्रत्यक्ष हो गया है। तो फिलहाल नगरीय निकाय ग्राम पंचायत के संदर्भ में जो भी जानकारी हम आपको वीडियो में साझा करेंगे उसको आप सही मानकर चलेंगे, और नोट्स में ये कहीं कोई गलती मिलती है तो उसको आप लोग अपडेट करके पढ़ाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट होने के बाद इसका क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करेंगे। हर एक प्रश्नों को समय देते हुए आपको हल करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।